Hello champions, welcome to our channel. Today I am going to start a new subject, a new topic of class 9. What is democracy and why democracy? So ये आपका चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप पेन और कॉपी लेकर रेडी रहिएगा और जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, जनरेट होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे कि चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है, राइट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। सो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, इसको मैं अच्छे से रटवा लूँगी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। आपको ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लग रही होगी अभी कि जो डेमोक्रेसी है एक गवर्नमेंट फॉर्म किया इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी उसको बोला जाएगा कि जिसमें हम रूलर को इलेक्ट करके हम पोजीशन में बैठाते हैं, इलेक्ट करके हम उसको रूलर बनाते हैं। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन जनरेट होता है कि डेमोक्रेसी क्या, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, रूलर हम किसको बोल रहे हैं, किस टाइप का रूलर होना चाहिए, इलेक्टेड इलेक्शन कैसा होता है वहाँ पर, और पीपल हम किसको बोलेंगे। कि सारी चीज़ को जब हम कवर करेंगे तो हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में रूलर हम किसको बोलेंगे कि जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले रूलर्स डेमोक्रेसी में रूलर हम उसको बोलेंगे जिसको हम यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है वो हमारा रूलर बन जाता है। तो डेमोक्रेसी में जो रूलर बनते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप चूज़ करेंगे कि कौन से टाइप की गवर्नमेंट बेस्ट है तो डेमोक्रेसी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी से पहले ही हमारे कंट्री में जो चलता था मोनार्क सिस्टम और डिक्टेटरशिप चलती थी। तो मोनार्क सिस्टम में क्या होता था, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, वैसे भी आपको पता होगा। मोनार्क सिस्टम में क्या होता था कि राजा पूरे देश को चलाता था। अब उसका ड्रॉबैक क्या था बच्चों? उसका ड्रॉबैक ये था कि वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाने की कोशिश करता था, अपने हिसाब से। जैसे कि राजा का मन किया कि आज इसको उठवा लेते हैं, तो वो वहाँ से उसको उठवा लेता था। वेदर वो राइट है या रॉन्ग है वो उसके डिसीज़न के ऊपर होना चाहिए। आज यहाँ पे ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमने रूलर को चूज़ किया है और वही रूलर हमारे हिसाब से वर्क करता है। अच्छा, सो मोनार्क ज़्यादा बेस्ट है कि आपका डेमोक्रेसी ज़्यादा बेस्ट है? आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन, क्या सिर्फ इलेक्शन होने से ही को डेमोक्रेसी कहा जाएगा? कि जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए, इलेक्शन कन्वर्ट करवा दिए और उसमें हमने किसी को सेलेक्ट कर दिया, वो इलेक्ट हो गया, वो जीत गया, तो क्या उस प्लेस को, उस चुनाव को आप डेमोक्रेसी कहेंगे? यस और नो? नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन ही एक फ़ीचर नहीं होता बच्चों। डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स होते हैं। वो हम समझेंगे पाकिस्तान की एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान में और चाइना, मैक्सिको में भी इलेक्शन होते थे, पर वो वहाँ की कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर आती थी। वो कैसे, हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम देखते हैं बच्चों की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये डेफिनेशन अभी बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इस सिंपल सी डेफिनेशन में बहुत सारे मीनिंग्स अभी भी हाइड है जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पाकिस्तान की स्टोरी, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर्स। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का जनरेट होता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स। एंड सेकेंड आपको हम इसके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे थ्रू अ स्टोरी। सबसे पहले हम समझेंगे पाकिस्तान की स्टोरी और उसके बाद चाइना की स्टोरी, मैक्सिको की स्टोरी एंड जिम्बाब्वे की स्टोरी। इन 4 स्टोरीज के बेस पर हम इसके फीचर्स निकालेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिट में नहीं है। डेमोक्रेसी में
क्या बोलना चाहिए कि जैसे ही डेमोक्रेसी में इलेक्शन के साथ साथ उसको सारे फीचर्स को फिल अप करना है, राइट, उसको फुलफिल करना। सो आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में ये सारे फीचर्स ना। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का नाम वाई डेमोक्रेसी। सो वाई डेमोक्रेसी में हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी या एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा भी है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जैसे हर चीज़ में होता है इक्वल, तो वैसा डेमोक्रेसी में भी है। तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। इस चैप्टर के अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अगर मुझसे पूछना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल शेयर डेफिनेटली। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की स्टोरी 1999 की। यहाँ पर एक थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ अंकल जी। इन्होंने क्या किया था, ये थे जनरल मिलिट्री थे। इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप करके डेमोक्रेसी को हटा दिया था। आपको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। इन्होंने मिलिट्री कूप करके डेमोक्रेसी को हटा दिया। मतलब परवेज़ अंकल के पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, जो शासन चल रहा था, उन्होंने वहाँ डेमोक्रेसी को हटा दिया था। तो मिलिट्री कूप क्या होता है बच्चों की, शासन को पूरा परिवर्तन कर देना, चेंज कर देना शासन को। उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को पूरा चेंज करके सारा जो पावर था उन्होंने पूरा पावर अपने अंदर ले लिया। मतलब वो अब वहाँ के राजा होके बैठे हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा होगा। तो उन्होंने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया और डेमोक्रेसी को हटा दिया। उसके बाद 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। क्यों कंडक्ट करवाया कि अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है कि एक प्रकार से इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है। तो वो लोगों का प्यार पाने के लिए, लोगों को वैल्यू पाने के लिए उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया था। और रेफरेंडम कंडक्ट करवाया और जिसमें वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। 5 इयर्स और उनको प्रमोशन मिल गया कि हमको यहाँ पर इस सीट में रहना है। तो अब आप बताइए कि वो जनरल परवेज़ जो थे, रेफरेंडम उन्होंने कंडक्ट करवाया था, तो उसमें उनकी बहुत सारी फ्रॉड पार्टीज़ थी। फ्रॉड पार्टीज़, माल प्रैक्टिसेस था, जिसके कारण इन्होंने वोटिंग से अच्छे खासे तरीके से जीत चुके थे और वो वहाँ के अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिए थे, राइट। अब प्रेसिडेंट तो वो बन गए थे वहाँ के। फिर उन्होंने 2002 में ही एक लीगल फ्रेमवर्क इशू करवाया था। अब ये लीगल फ्रेमवर्क क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये आपका क्वेश्चन आता है कि मुशर्रफ जी ने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क इशू ऑर्डर पास किया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था। तो सबसे पहले इन्होंने जब लीगल पास किया, ये इशू पास किया, तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ही चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये नोट किया कि वो जो सारी जो पावर होंगी ना वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। प्रेसिडेंट के पास कैसे, ये उसमें लीगल फ्रेमवर्क में इन्होंने नोट करवाया था कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट असेंबलीज़ को। तो प्रेसिडेंट तो ये खुद ही थे, तो इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये नोट करवाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाया था कि ये ही कैन डिसमिस नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट असेंबली। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने पावर खुद के अंदर ले लिया था। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि भाई अभी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होती कि वो प्रेसिडेंट को हटा दे, राइट। वो तो क्या पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल बनते हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में नोट किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी किसी को हटा सकता है।
डेमोक्रेसी में। पहले उन्होंने क्या किया, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू उन्होंने सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को अभी चेंज नहीं किया जा सकता, नॉर्मल बंदा चेंज नहीं कर सकता, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवा दिया। और उसके बाद ही कैन डिसमिस द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट असेंबली। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जरूर बनता है 5 मार्क्स का कि आपको पाकिस्तान की 1999 की आपको जनरल परवेज की स्टोरी बतानी है, और उसके बाद आपको लीगल फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उन्होंने पावर क्या लिया कि ही कैन कंट्रोल द आर्मी, ये सारी आर्मी को ये खुद ही कंट्रोल करेंगे जनरल परवेज अंकल जी ने। तो इससे क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर इलेक्शन तो हो रहा है, राइट, इन्होंने रेफरेंडम तो कंडक्ट किया, रेफरेंडम के थ्रू ये विनर भी हो गए। तो यहाँ पर क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इलेक्शन हुआ लेकिन विनर तो वही हुए माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड पार्टीज के थ्रू, राइट, पीपल का कोई सपोर्ट नहीं था। तो इससे हमारा जनरेट होता है फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने कहा था आपको कि मैं स्टोरीज के थ्रू आपको फीचर्स एक्सप्लेन करूंगी। सो पाकिस्तान की स्टोरी के थ्रू मैं आपको फर्स्ट फीचर एक्सप्लेन करती हूँ इसका। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब आपको इसका फर्स्ट फीचर ये समझना है कि जो आपका पावर होगा इलेक्टेड, जिसे इलेक्ट किया है, जो पावर होना चाहिए, जो इलेक्ट किया हुआ बंदा है उसके पास होना चाहिए। फर्स्ट फीचर आपका निकलता है डेमोक्रेसी के चैप्टर से, पाकिस्तान की स्टोरी से, ठीक है बच्चों। आप नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। हाँ जी बच्चों, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। अब हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट फीचर कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ पर सेकेंड फीचर जो आपकी बुक में एक हेडिंग है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चाइना और मैक्सिको की स्टोरी से समझेंगे कि इसका सेकेंड फीचर क्या आने वाला है। सेकेंड फीचर मैं आपको बता देती हूँ, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये हमारा सेकेंड फीचर है। तो सबसे पहले हम चाइना की स्टोरी से समझते हैं कि सेकेंड फीचर आया कहाँ से। चाइना में हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन के दौरान वहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस को, इन लोगों के लिए इलेक्शन होता है, इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट, चाइना की पार्लियामेंट, राइट। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हमको यहाँ पर वोट क्या बोलना चाहिए, जैसे हमको यहाँ पर पार्टी बनानी है अपनी, राइट, तो हम खुद से पार्टी बना सकते हैं और उसमें कोई भी वोट कर सकता है। तो वहाँ पर चाइना में क्या होता था कि अगर उनको अपनी कोई पार्टी बनाने का राइट नहीं होता था, उनको सीसीपी का पार्ट बनना पड़ता था। मतलब कि वहाँ पर जो चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी है वहाँ का पार्ट बनना। सो टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी, और उसको सीसीपी से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब चाइना में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि चाइना में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इलेक्शन तो वहाँ पर हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, सीसीपी पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी, राइट। अगर किसी को वोट देना है तो वो एक ही पार्टी रहेगी, तो वो सीसीपी में ही वोट देगा। तो यहाँ पर क्या फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन हो रहा है क्या? नो जब पार्टी एक है, भाई आपको क्या खाना है, आपको आलू ही मिलेगा खाने में, या ये वाला आलू खाओ या ये वाला आलू खाओ, मिलना आपको आलू ही है खाने में, तो क्या थोड़ा सा बोर लगता है ना। अब वहाँ पे है इलेक्शन की बारी, पार्टी ही नहीं है, एक ही पार्टी है, ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। ऑप्शन ये है कि आपको सीसीपी को वोट देना है। अब वोट उसको देना है तो विनर तो वही होगी ना, तो पार्टी तो वही चल रही है वहाँ पर। सो प्रॉब्लम यहाँ पर थी। इससे हम ये नहीं कह सकते डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर इलेक्शन होता है, उसके कुछ फीचर्स हैं, उससे भी फुलफिल करना पड़ता है, राइट। चाइना में इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि पार्टी एक ही चल रही है। उसके बाद हम समझते हैं केस ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ था, और 1930 to 2000 वहाँ पर एक ही पार्टी चल रही है। कौन सी? PRI। अब इसका नाम देखिएगा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, राइट। अब आप बोलोगे PRI और नाम है IRP, उल्टा क्यों?
तो उल्टा ये है कि क्योंकि ये पार्टी करती है उल्टे काम, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अब ये पार्टी क्या करती है, पीआरआई ने क्या किया था 1930 से 2000 तक अगर एक ही पार्टी चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत काम कर रही है, लेकिन पीआरआई ऐसा कर रही थी। पीआरआई ने डर्टी ट्रिक्स यूज़ किए थे। डर्टी ट्रिक्स लाइक उन्होंने क्या किया, विनर होने के लिए वो सबसे पहले तो पैसे बहुत फेंकती थी पीआरआई जीतने के लिए, वहाँ पर भी अपोजिट पार्टी होती थी। तो पीआरआई क्या करती, मीडिया के थ्रू वो जो अपनी पार्टी के बैड वर्क जो लोग करते थे वो कभी मीडिया में शो नहीं करवाते थे, और जानबूझ के जो अपोजिट पार्टी होती थी उसके बैड वर्क्स को पीआरआई लोग मीडिया में शो करवाते थे, राइट। तो इससे पीआरआई को ये प्रॉफिट होता था कि वो ऑलवेज विनर होती थी। सेकंड, ये लोग क्या करते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया करते थे, मस्ट होता था। थर्ड, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको ये कहा करते थे कि जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हें आप फोर्स करेंगे पीआरआई को वोट देने के लिए, तो इसके थ्रू वो सारे वोट्स स्कूल के पेरेंट्स से ले लिया करते थे। सो पीआरआई को 3 प्रॉफिट हुआ। द फर्स्ट कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सेकंड कि ये स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप पेरेंट्स को फोर्स करिए पीआरआई को वोट देने के लिए। थर्ड, मीडिया में वो बहुत ज़्यादा ही बैड हैबिट्स शो कर रहे हैं अपोजिट पार्टी की। फोर्थ ये है कि वो पोलिंग बूथ्स को जिसमें वोट किया जाता है उसको वो शिफ्ट कर देते थे, जो प्रॉब्लम होती थी पार्टीज़ को अपोजिट पार्टी को वोटिंग के लिए। तो ऐसी डर्टी ट्रिक्स जो इन्होंने यूज़ की थी, इस कारण से 1930 to 2000 पीआरआई पार्टी ही रन कर रही थी वहाँ पे। तो इन 2 स्टोरीज से, चाइना और मैक्सिको की स्टोरी से हमको ये समझ में आता है डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर निकलता है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बच्चों, आप होप आपको मेरा ये फर्स्ट फीचर और सेकेंड फीचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप एक बार बुक खोल के भी रीड करिएगा चाइना और मैक्सिको की स्टोरी। और अगर कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।